ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने सेल का इंट्रोडक्शन लिया। प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर भी हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लिया। आज अपन यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, एक बेसिक आउटलाइनिंग आपके पास जरूर होना चाहिए, वहाँ से भी कुछ जनरल क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। आप एक जनरल यूकैरियोटिक सेल का इमेजिनेशन करोगे तो सबसे बाहर आपको सेल शीट मिलेगा, कवरिंग ऑफ सेल मिलेगा। अब इस कवरिंग ऑफ सेल में क्या चीज होती है? सेल वॉल है, जिसको हम शॉर्ट में CW बोलेंगे। सेल मेम्ब्रेन है, राइट। ग्लाइकोकैलिक्स लेयर भी कई बार मिलती है सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। तो ये पूरा जो है वो सेल का शीट हो जाता है, एनवलप हो जाता है, कवरिंग मेम्ब्रेन हो गई है। अब इनमें से कुछ प्लांट में है, कुछ एनिमल्स में है, ठीक है ना। कुछ क्या सेल वॉल प्लांट में है, बाकी सेल मेम्ब्रेन तो कॉमन है, सब में मिलेगी। बायो मेम्ब्रेन है, ये ऑल लिविंग्स में होती है। अब इसके बाद ये प्रोटोप्लाज्म है, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। ये अंदर ये न्यूक्लियस बनते हैं। तो न्यूक्लियस बनने के बाद ये प्रोटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। बाहर साइटोप्लाज्म और ये अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। समझ गए बेटे? अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिस हैं, तो हम उनकी बात करेंगे, है ना। जैसे यहां पर आप डिजाइन करो तो क्या हो जाएगा, ER है, गोल्जी बॉडी है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, इस तरह से ये सेल ऑर्गेनेल है। लाइजोसोम्स है, वैक्यूल्स है, सो दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये एक बेसिक यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन बाउंडेड, ट्रू न्यूक्लियस है, कवरिंग शीट है ना। तो ये पूरा यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस का मतलब यही होता है कि एक तो आउटर शीट है और प्लस इसके जो ऑर्गेनेली है उन पे भी मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेली पे भी मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन भी है, इसीलिए इस सेल को डबल मेम्ब्रेनस सेल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब अपन इसका एक ब्रीफ चार्ट डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, है ना। तो सबसे पहले इसको सीक्वेंस में देखेंगे। सबसे पहले हम सेल का एनवलप देखेंगे, उसके बाद हम प्रोटोप्लाज्म में एंट्री करेंगे, राइट। तो देखते हैं अपन इसका एक ब्रीफ चार्ट देखते हैं। तो अगर यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो इसकी स्ट्रक्चर को हम सीधे सीधे तौर पर एक तो इसका पार्ट बना लेते हैं सेल एनवेलप या शीट, राइट। तो सेल एनवेलप या शीट में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने होंगे हमें? सेल वॉल, ये प्लांट्स में मिलेगी आपको, राइट। इसके बाद CM बोले तो सेल मेम्ब्रेन, ये बायो मेम्ब्रेन है, सभी लिविंग्स में मिलेगी। और ग्लाइकोकैलिक्स, ये सेल मेम्ब्रेन का आउटर कवर है जो एनिमल में आपको मिले। तो ये सेल एनवलप हो गया हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं सेल एनवलप के अंदर क्या था? साइटोप्लाज्म। तो अब अपन इसके अंदर साइटोप्लाज्म को डिस्कस कर लेंगे। साइटोप्लाज्म को मेनली, अब इतना बड़ा साइटोप्लाज्म है तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म का एक पार्ट जो है वो बन जाएगा, ये विजिबल नहीं है, साइटोप्लाज्म का जो एक पार्ट है वो बन जाएगा हमारा हाइलोप्लाज्म, या इसे ग्राउंड प्लाज्म कहते हैं।
ठीक है ना, या इसे साइटोसोल भी कहा जाता है। मैं सिखाऊंगा आपको। दूसरा पार्ट अपन यहां पे लेते हैं ट्रोफोप्लाज्म, और एक अपन लेते हैं ड्यूटोप्लास्ट या मेटाप्लास्ट बोलते हैं इसको, या ड्यूटोप्लास्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये हमने साइटोप्लाज्म को 3 भागों में डिवाइड कर लिया। इससे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि प्रोटोप्लास्ट इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ आ रही है आपको बराबर? तो अब एक सेल का आप यहां पर करो, तुलना करो। ये तो सेल एनवेलप हो गया, अब ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, अब ये सारा साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के हमने 3 पार्ट्स बनाए। हाइलोप्लाज्म वो पार्ट है जहां पे कोई सेल ऑर्गेनली नहीं है, मतलब ये वो वाला रीजन हो गया जहां पे सेल ऑर्गेनली एब्सेंट है, मतलब प्योर साइटोप्लाज्म। तो वो साइटोप्लाज्म का पार्ट जहां पे कोई सेल ऑर्गेनली नहीं होगा उसको हाइलोप्लाज्म बोला जाएगा, ठीक है। ट्रोफोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म वो पार्ट हो गया जहां पे लिविंग सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट है, ऑर्गेनली प्रेजेंट है। तो जहां पे सेल ऑर्गेनली होंगे वो ट्रोफोप्लाज्म है ना। तो सेल ऑर्गेनली जैसे कि ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा आ जाएगा वो ट्रोफोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है, ठीक है ना। तो ये जो सेल ऑर्गेनली के अंदर जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है वो ट्रोफोप्लाज्म है, और जहां पे कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं था वो हाइलोप्लाज्म है, ठीक बात। तो अब ये जो ऑर्गेनली हैं ये भी बेटा जो लिविंग ऑर्गेनली हैं ये भी 3 तरीके के हो जाएंगे। एक डबल मेम्ब्रेनस, यानी जिनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली हो जाएंगे। तो सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली कौन होता है? देखो यहां चार्ट से बन जाएंगे 4-5 क्वेश्चन, पूछ लिया जाएगा हाइलोप्लाज्म क्या है, ट्रोफोप्लाज्म क्या है, जहां लिविंग सेल ऑर्गेनली है ना। अब सेल ऑर्गेनली में पूछ लिया जाएगा डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली बताओ, तो डबल मेम्ब्रेनस 2 ही है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसे ऑर्गेनली हैं जिन पे डबल लेयर होती है, डबल लेयर होती है। इज दैट क्लियर? फिर आ जाएगा सिंगल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस पूछ रहा है आपसे। तो सिंगल मेम्ब्रेनस में क्या क्या आएंगे वो एक बार के लिए आप रुक जाओ, है ना। फिर आता है तीसरा ए मेम्ब्रेनस। ए मेम्ब्रेनस मतलब जिन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ए मेम्ब्रेनस में आ जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम ए मेम्ब्रेनस है। सेंट्रियोल ए मेम्ब्रेनस है। और सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी, की बेसल बॉडी, पूरा सीलिया फ्लैजिला नहीं, सीलिया फ्लैजिला की बेसल बॉडी केवल, ठीक है ना, ये ए मेम्ब्रेनस है। अब बच्चों इसको छोड़ दो और इनको छोड़ दो, बाकी सारे सिंगल मेम्ब्रेनस है, समझे आप। डबल मेम्ब्रेनस में 2 ही है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ए मेम्ब्रेनस में राइबोसोम, सेंट्रियोल, सीलिया फ्लैजिला की बेसल बॉडी, राइट। अब बच गए वो सारे सिंगल मेम्ब्रेनस है। अब सिंगल मेम्ब्रेनस कौन कौन से होंगे? लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, है ना, सीलिया फ्लैजिला के फिलामेंट,
सीलिया या फ्लैजिला के फिलामेंट, ये सारे सिंगल मेम्ब्रेनस हो गए। समझ गए ये बात? तो सेल मेम्ब्रेन में तीन तरह के सेल में तीन तरह के ऑर्गेनेली होते हैं। कौन कौन से? डबल मेम्ब्रेनस, जिन पे डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेनस और ए मेम्ब्रेनस। ठीक है बेटा, तो ये ऑर्गेनेली आ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली बताओ, तो कौन कौन हो जाएंगे? राइबोसोम, सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला की बेसल बॉडी। सिंगल मेम्ब्रेनस में कौन हो जाएंगे? लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ईआर, गोल्जी बॉडी, सीलिया, फ्लैजिला के फिलामेंट्स। डबल मेम्ब्रेन में कौन होंगे? माइटो और प्लास्टिड। तो ट्रोपोप्लाज्म कौन सा पार्ट है? ट्रोपोप्लाज्म वो पार्ट है जहां पे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, या जो सेल ऑर्गेनेली में जो साइटोप्लाज्म है, दैट इज ट्रोपोप्लाज्म। तो हाइलोप्लाज्म जहां कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं था, ट्रोपोप्लाज्म जहां लिविंग सेल ऑर्गेनेली है। अब आता है मेटाप्लाज्म। ये डेड बॉडीज होती हैं, डेड स्टोरेज बॉडीज या एक्सक्रीटरी बॉडीज, ये मेटाप्लास्ट है। तो साइटोप्लाज्म तीन भागों में डिवाइड हो गया। करेक्ट? समझ आया आपको अच्छे से? तो दो भाग हमने सेल के पढ़ लिए, एक एनवलप आएगा, फिर क्या आएगा? साइटोप्लाज्म आएगा। अब तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट अपन लेंगे इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया था, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में हम वही लेंगे बेटा। सबसे पहले तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियस ही आएगा, तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी डीएम, डबल मेम्ब्रेन होती है बेटा। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस ए मेम्ब्रेनस है जिस पर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली बताओ। तो एक तो माइटो हो गया, एक प्लास्टिड हो गया, दो तो हो गया। लेकिन न्यूक्लियस पे भी तो डबल मेम्ब्रेन होती है। तो अगर न्यूक्लियस ऑप्शन है तो भी आपको कंसीडर करना है। ए मेम्ब्रेनस बताओ, तो राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, सीलिया, फ्लैजिला की बेसल बॉडी होगी, लेकिन एक और ऐड हो गया, कौन? न्यूक्लियोलस, वो भी ए मेम्ब्रेनस है। समझ आ गया? कोई डाउट? मेनली क्रोमोसोम कहां होते हैं? मेनली क्रोमोसोम कहां होते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो मेनली क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होते हैं। समझ गए? अच्छा, माइटो और प्लास्टिड सेमी ऑटोनॉमस है, कल भी बताया था। इनमें लेस अमाउंट में डीएनए होता है, इन दोनों में लेस डीएनए भी होता है ना? तो ये एक आउटलाइनिंग बनती है यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की, और इस आउटलाइनिंग से ही आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करेक्ट? कोई डाउट? एक बार तो बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है बेटा? सीएम प्लस साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को मिलाकर प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चन भी, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि केवल आपको फंडामेंटल नॉलेज से आपको क्लियर करनी है, राइट? तो समझ आया एकदम अच्छे से? अब हम इसकी स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें ये सब चीजें पढ़नी है इसके स्ट्रक्चर में। हमारा एक टारगेट भी बन गया कि हमें करना क्या है। तो अब देखो, सबसे पहले हम आज सेल का एनवेलप स्टार्ट करेंगे, और सेल एनवेलप में आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, राइट? तो शुरू करते हैं बेटा अपन। तो सेल मेम्ब्रेन अपन स्टार्ट करते हैं। बेटा, सेल मेम्ब्रेन जो है, इसके नेम पर एक दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पहले तो अपन वो सारा बात क्लियर करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन कहा जाता है।
ठीक है, ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायो मेम्ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऑल लिविंग सेल है, जो भी लिविंग सेल है, चाहे वो प्लांट की है, चाहे एनिमल की है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, डेफिनेटली सेल मेम्ब्रेन उसमें होगा ही होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरी बात, इसे यूनिट मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये नेम इसे रॉबर्टसन ने प्रोवाइड करवाया था, रॉबर्टसन ने मॉडल भी दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का मॉडल दिया था इन्होंने, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये ध्यान रखिए। तो यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि जो भी लिविंग है उन सब में सीएम की स्ट्रक्चर सेम है, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर इन ऑल लिविंग, तो इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन बोला गया। रॉबर्टसन ने ये टर्म इसको दिया था। इसे सेल मेम्ब्रेन टर्म जो दिया था वो दिया था क्रेमर और नागेली ने 1855 सेल मेम्ब्रेन टर्म दिया था। अब एक बार क्वेश्चन ये आया था कि व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो मॉडर्न नेम है, सेल मेम्ब्रेन को शॉर्ट में लिखेंगे सीएम, और इसका मॉडर्न नेम है पीएम। पीएम बड़ा होता है ना भाई, तो मॉडर्न नेम पीएम है। पीएम बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, और ये वर्ड इसे दिया था जैक्यूब लॉब ने, राइट। तो दैट इज द मॉडर्न नेम ऑफ सीएम, मॉडर्न नेम है इसके का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो बेसिक क्वेश्चन तो इसके नेम से कई बार आ जाते हैं, राइट। समझ आया होगा आपको अच्छे से। तो इसके बाद हम मेन बातें बताएंगे बेटा आपको, बाकी आप जो इसकी डिटेल है वो आसानी से पढ़ पाओ किसी भी रेफरेंस में, हम आपको इतना तैयार करेंगे। अब सीएम के कंपोजिशन पर आ जाओ। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मेनली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये मेन कंपोजिशन है इसका, लिपिड प्लस प्रोटीन। जैसे आरबीसी की अगर बात करो तो आरबीसी में लगभग 52% प्रोटीन है और लगभग 40% लिपिड है। तो मेन कंपोजिशन इसका जो है वो लिपिड और प्रोटीन है, करेक्ट। और लिपिड भी इसमें मेनली कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ये ध्यान रखना, करेक्ट। मेन कंपोजिशन यही है इसका, लेकिन इसमें लेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट इसमें ओलिगोसैकेराइड होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सेल मेम्ब्रेन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड है ना। मोनोसैकेराइड सिंपलर मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट की, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड जिनमें लगभग 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं, और पॉलीसैकेराइड जिसमें 10 से ज़्यादा जो है वो मोनोसैकेराइड्स की यूनिट है, लाइक सेल्यूलोज है, स्टार्च है ना, काइटिन है, वो डेरिवेटिव है, दीज आर पॉलीसैकेराइड्स। तो इसमें ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये ध्यान रखना। और कार्बोहाइड्रेट भी जो होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन की के डेरिवेटिव फॉर्म में होते हैं, मतलब ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मतलब लिपिड, और ग्लाइकोप्रोटीन इस फॉर्म में होते हैं। और ये दोनों ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये दोनों मिलकर ही एक लेयर बनाते हैं जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। जो मैंने आज जिक्र किया था ना, वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है ना, इसी के चारों तरफ, यानी कार्बोहाइड्रेट आउटर फॉर्म में होता है इस तरह से, तो ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन यही ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन है। और इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक नेचर की हो जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक होती है किसकी वजह से, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट की वजह से। दूसरी बात कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये रिसेप्टर का काम भी करते हैं। किसका काम करते हैं, रिसेप्टर का भी काम करते हैं।
रिसेप्टर मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी उसको रिकॉग्नाइज यही करते हैं, अपने साथ बाइंड यही करवाते हैं। तो ये रिसेप्टर का काम भी कार्बोहाइड्रेट करते हैं। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से? किसी भी आउटर बॉडीज को अपने साथ जोड़ना, उसको रिकॉग्नाइज करना, ये काम रिसेप्टर का होता है। और ये रिसेप्टर का काम भी कार्बोहाइड्रेट करेंगे क्योंकि ये आउटर कवरिंग फॉर्म में। करेक्ट? कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोटिक सेल में होता है, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट है। इन प्लेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर होपेनॉइड्स प्रेजेंट है और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता इसके अंदर। सो मेन कंपोजिशन में लिपिड और प्रोटीन ही बताना है, लेस अमाउंट में इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो ये आपको बताना है इसके। तो ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हो जाता है। मुझे नहीं लगता है इससे बाहर कोई क्वेश्चन मूव करेगा, राइट? तो इसके बाद सेल मेम्ब्रेन की कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब सेलेक्टिव परमिएबल क्या होता है कि एक होती है परमिएबल। परमिएबल का मतलब पोपा बाई का राज है, जो मर्जी आओ जो मर्जी जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी मटेरियल आ सकता है, कोई भी मटेरियल जा सकता है। एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल क्या होती है? जो जैसे कहते हैं ना अपन ऑस्मोसिस में पढ़ते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है कि सॉल्वेंट को तो अलाउ करती है और सोल्यूट को अलाउ नहीं करती। सॉल्वेंट मूव हो सकता है, सोल्यूट मूव नहीं होगा, वो सेमी परमिएबल। सेमी मतलब हाफ, कुछ चीजें जा सकती है, कुछ चीजें नहीं जा सकती, वो सेमी परमिएबल होगी। एक होता है ए परमिएबल। ए परमिएबल का मतलब ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, नो इनलेट नो आउटलेट, दैट इज ए परमिएबल। एंड नाउ सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब है कि एक तो सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ट्रांसपोर्ट इसके बेस पर। यानी अगर अंदर कोई मटेरियल ज्यादा है तो वो आउटलेट हो जाए, और अगर अंदर कोई मटेरियल कम है तो वो बाहर से अंदर इनलेट हो जाए। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर ट्रांसपोर्ट करेगी, राइट? दूसरी बात कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का वे है वो अलग अलग तरीके से होगा। सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। सेलेक्टिव का मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे वाटर नेचुरल सॉल्वेंट है कोई भी, या वाटर है, ये डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, डायरेक्ट जो चैनल है उनसे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है तो वो भी डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन से चले जाएंगे। लेकिन अगर पोलर सब्सटेंस है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो उनके लिए कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होगी, कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड होगी इनके लिए। ये डायरेक्ट नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी जो नॉन पोलर लिपिड लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की, जब जैसे जैसे आगे पढ़ोगे आपको समझ आएगा, वो पोलर मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेंगे, तो उसके लिए कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होगी। इसके अलावा मान लो कोई आयंस है तो इनके लिए एंजाइमेटिक ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, यानी इनके लिए स्पेशल एंजाइम होगी जिनको परमिएज कहेंगे। इन एंजाइम्स के थ्रू इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी इनका एक्टिव डिफ्यूजन होगा। तो समझे ना आप बात कि ट्रांसपोर्टेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर होना, सेलेक्टिव किसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, जैसे नेचुरल सॉल्वेंट है, वाटर है, उनका सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है तो भी सिंपल डिफ्यूजन से चले जाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल है तो उनके लिए कैरियर प्रोटीन्स चाहिएंगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आगे पढ़ाएंगे हम आपको। अगर कोई आयंस है तो उनके लिए परमिएजेज एंजाइम्स है सेल मेम्ब्रेन के पास, ऐसे एंजाइम है जो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो इनको अपन एक्टिव डिफ्यूजन बोलते हैं।
तो इस तरह की ये मेम्ब्रेन होती है, इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करती है, राइट। तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, नो डाउट इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है, आउटर लेयर है तो प्रोटेक्शन तो करेगी, है ना। तो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटेक्टिव होती है। रेगुलेट सेल शेप, नो डाउट, अगर सबसे बाहर वाली लेयर है तो शेप भी रेगुलेट करेगी, है ना। सेलेक्टिव परमिएबल है, प्रोटेक्टिव है, सेल शेप रेगुलेट करती है और सेल्यूलर जंक्शन बनाती है। स्पेशली एनिमल सेल के अंदर, क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सबसे बाहर कौन है? सीएम है एनिमल सेल के अंदर। अगर प्लांट सेल की बात करें तो सबसे बाहर कौन है? सेल वॉल है। तो प्लांट सेल में जंक्शन बनाना किसकी जिम्मेदारी है? सेल वॉल की। जंक्शन मतलब दूसरे से जुड़ना ना। जंक्शन क्या होता है पहले ये समझो, एक सेल दूसरी सेल से जुड़ेगी, आगे से आगे ये सेल जुड़ेगी और ये सेल ग्रुप बनेगा और टिश्यू बनेगा। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल के लिए सेल को क्या बनाना पड़ेगा? जंक्शन बनाना पड़ेगा। हमारी नॉर्मल सेल जो होती है वो जंक्शन में ही होती है, ट्यूमर सेल जंक्शन नहीं बनाती है। कौन सी सेल जंक्शन नहीं बनाती? ये भी क्वेश्चन ध्यान रखो। ट्यूमर, कैंसर सेल का नाम सुना है आपने, वो जंक्शन नहीं बनाती। इसीलिए ट्यूमर सेल क्या कर सकता है? एक टिश्यू से इन्वेड करके दूसरे टिश्यू में जा सकता है, मेटास्टेसिस, आगे से आगे फैल सकती है। जबकि एक नॉर्मल सेल कभी भी एक टिश्यू की सेल दूसरे टिश्यू में नहीं जाती, क्योंकि वो जंक्शन से जुड़ी हुई है। तो सेलुलर जंक्शन बना रहा है स्पेशली एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल सेल में आउटर साइड कौन है? सीएम है। चलो ये जंक्शन भी बताते हैं कि कितने तरह के जंक्शन बनाती है, बढ़िया से सिखाएंगे आपको। देखो ये देखो, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक जंक्शन वो बना है जहां पे कोई स्पेस नहीं है, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। देखो यहां पर, तो इस जंक्शन को बोलते हैं टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन वो जंक्शन होता है जहां कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता, गैप बिल्कुल नहीं है, और ये जंक्शन सेल को सेल सीट बनाने में हेल्प करता है, यानी सेल को जोड़ने में हेल्प करता है। टाइट जंक्शन सेल सीट बनाते हैं, यानी सेल टू सेल, आगे से आगे सेल को जोड़ेगा, और यहां इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, और ये ए परमिएबल है, यहां से कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, नो ट्रांसपोर्टेशन। और अब बच्चों आप ही समझदार हो कि अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो सेल सर्वाइव नहीं करेगी। सेल के सर्वाइव होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। अब दूसरी बात समझिए कि देखो इस तरह से देखो कि ये एक सेल है, ठीक है, और ये दूसरी सेल है, ये सेल आपस में जुड़ गई है। ये जहां गैप नहीं था ना, गैप नहीं था, वो पार्ट यही है, देखो ये जुड़ गई। लेकिन ये सेल शीट तो बन गई, सेल ऐसे सेल ऊपर से ऊपर जुड़ती जाएगी, लेकिन अगर कोई प्रेशर आएगा तो ये जंक्शन टूट जाएगा, तो सेल शीट ब्रेक हो जाएगी, तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो अगर हम इनके बीच में इस तरह का मैकेनिकल सपोर्ट दे दें, जैसे ये मार्कर मैंने सपोर्ट दिए, तो अगर बीच में सपोर्ट आ गया तो अब जी कितना ही प्रेशर आ जाए, क्या ये सेल शीट टूट पाएगी? क्या ब्रेक हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहां ये जो बीच का स्पेस है, इस स्पेस में एक और जंक्शन होता है इस तरह से, जिसको डेस्मोसोम्स कहते हैं। तो ये डेस्मोसोम्स कहां होता है? जहां इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, और ये क्या प्रोवाइड करवाता है? मैकेनिकल सपोर्ट। ये सपोर्ट देता है और टाइट जंक्शन जोड़ता है, लेकिन ये भी ए परमिएबल है, यानी ये भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता। तो अब जरूरत किसकी है? ट्रांसपोर्टेशन की। तो अब यहां पर एक और जंक्शन होगा, ये वाला जंक्शन। इस जंक्शन को बोलेंगे बेटा गैप जंक्शन।
गैप जंक्शन, नेक्सस भी बोलते हैं इसको, नेक्सस या गैप जंक्शन। ये वो वाला जंक्शन है जो ट्रांसपोर्टेशन करेगा या कम्युनिकेशन करेगा सेल्स के बीच में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एनिमल सेल में ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन किससे होता है, बताइए ना, गैप जंक्शन से। मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, डेस्मोसोम्स। सेल्स हीट कौन बनाता है, टाइट जंक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जाने, तो सीएम जंक्शन बनाने में भी हेल्प करती है, राइट। इसके अलावा देखो सेल मेम्ब्रेन के बारे में और बताता हूं। सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी नेचर की होती है, फ्लूइडिटी नेचर, इलास्टिक नेचर की होती है, फ्लूइडिटी नेचर, इलास्टिक नेचर की होती है, डायनामिक होती है, मूवेबल होती है, और इन प्रॉपर्टी के कारण ही सेल की ग्रोथ होती है। इसी कारण सेल्यूलर जंक्शन बनते हैं, इसी कारण ट्रांसपोर्टेशन होता है, सेल ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ भी है कि सेल ग्रोथ किस वजह से करती है, फ्लूइडिटी नेचर होने के कारण। जंक्शन बनाने के पीछे क्या कारण है, फ्लूइडिटी नेचर होना। ट्रांसपोर्टेशन के पीछे क्या कारण है, फ्लूइडिटी नेचर होना। तो सवाल ये है कि पहले तो ये जानना है कि ये फ्लूइडिटी नेचर है क्या, और ये सेल को कौन प्रोवाइड करवाता है, ये भी जानना है हमें। तो इस चीज को अपन एक्सप्लेन करेंगे, देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए अपने चलते हैं, देखो ऊपर ये बेसिक बातें समझ आ गई ना आपको, सेलेक्टिव परमिएबल है, प्रोटेक्टिव है ना, ये चीज। फ्लूइडिटी नेचर का मतलब ये है कि पहले, अब इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन शॉर्ट में करेंगे ना। सेल मेम्ब्रेन जो है उसका कंपोजिशन बताइए क्या है। सेल मेम्ब्रेन में एक तो लिपिड प्रेजेंट है और एक प्रोटीन प्रेजेंट है। मेनली दो चीजें हैं सेल मेम्ब्रेन में, राइट। तो सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड है वो फ्लूइड नेचर का है। क्या है, फ्लूइड नेचर का है। तो सेल मेम्ब्रेन को जो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाया है वो किसने प्रोवाइड करवाया है, लिपिड ने प्रोवाइड करवाया है। सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक क्यों है, लिपिड की वजह से। डायनामिक क्यों है, लिपिड की वजह से। सभी चीजों का एक ही जवाब होगा, लिपिड। प्रोटीन नहीं है फ्लूइड, ध्यान रखना। फ्लूइड कौन है, लिपिड है। एक साइंटिस्ट थे सिंगर और निकोलसन, अभी मॉडल पढ़ेंगे हम उनका, आपको पढ़ाएंगे सिंगर निकोलसन का मॉडल। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी स्ट्रक्चर है जैसे लिपिड के समुद्र में आइसबर्ग, प्रोटीन है। लिपिड पानी है एक समुद्र में और उसमें आइसबर्ग है, वो क्या है, प्रोटीन है। एक ऐसे भी नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हो आप कि जैसे चाशनी जो होती है उसमें गुलाब जामुन, तो चाशनी कौन हो गई, लिपिड हो गई, और गुलाब जामुन क्या हो गए, प्रोटीन हो गए, सॉलिड पार्ट, है ना। इस तरह से तो फ्लूइडिटी के लिए लिपिड जिम्मेदार है, करेक्ट। अब ये जो लिपिड है वो जल्दी ही, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर से पहले ही मेल्ट हो जाएगा। और अब जब सेल का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, अब एक बात देखिए, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके बाद अगर आप टेम्परेचर देते हो तो पानी खदबद खदबद क्यों करने लग जाता है ना, मूव करने लग जाता है ना, थर्मो मोशन होने लग जाती है उसमें। सिमिलरली लिपिड जल्दी ही मेल्ट हो गया है, और अब जब वो मेल्ट हो गया है और अब टेम्परेचर ज्यादा है, अभी भी नॉर्मल टेम्परेचर से पहले ही मेल्ट हो गया, बिफोर नॉर्मल टेम्परेचर वो मेल्ट हो गया, और अब टेम्परेचर और है तो अब लिपिड में क्या होगी, मूवमेंट होगी, थर्मो मोशन होगी। और जब लिपिड में मूवमेंट होगी तो सेल मेम्ब्रेन भी कैसी नेचर की होगी, डायनामिक नेचर की होगी, मूव करेगी। अब आप कह रहे हो सर लिपिड तो मूव कर रहा है, प्रोटीन तो नहीं कर रहा, तो प्रोटीन को यहां पर मोज़ेक नेचर बोला गया, मोज़ेक बोला गया इसे। लिपिड के लिए एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया, क्वासी-फ्लूइड, क्वासी-फ्लूइड नेचर, क्वासी-फ्लूइड। क्वासी-फ्लूइड का मतलब यह है कि लिपिड अपने साथ प्रोटीन की भी लेटरल मूवमेंट करवाता है।
तो जो प्रोटीन की मूवमेंट होती है वो अलोंग विद लिपिड होती है, लिपिड के साथ होती है, इसलिए क्वासी फ्लूइड वर्ड यूज किया गया है। समझ आई ये बात आप? अब मैं वैसे आपको जनरली समझाता हूं कि सेल मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूं, इस तरह से होती है। ये लिपिड है, ये लिपिड मॉलिक्यूल है और इसके साथ ये प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ये प्रोटीन है। तो अब आप समझिए कि हालांकि प्रोटीन सॉलिड पार्ट है, लेकिन अब ये तो वो बात होगी, इधर देखो आप कि ये लिपिड है और ये प्रोटीन है, तो ये जो प्रोटीन है वो इस लिपिड के साथ जुड़ी हुई है। तो लिपिड अगर मूव करेगा तो बताइए मूव किसको करना पड़ेगा? साथ में प्रोटीन को करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? है ना? तो मोज़ेक नेचर होगी नहीं है। प्रोटीन तो कठपुतली बन गया है यार, जो लिपिड के इशारों पे काम कर रहा है। समझ आ रही बात? मूव प्रोटीन नहीं हो रहा है, मूव कौन हो रहा है? लिपिड हो रहा है। तो लिपिड के साथ किसको मूव होना पड़ रहा है? प्रोटीन को। दैट इज प्रोटीन एंड दैट इज लिपिड। मूव लिपिड कर रहा है, लेकिन साथ में किसको मूव करना पड़ेगा? प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन अटैच है किसके साथ? लिपिड के साथ। बात समझ आ रही है? अल्टीमेटली जब लिपिड मूव कर रहा है, प्रोटीन मूव कर रहा है, तो एंटायर सेल मेम्ब्रेन इज डायनामिक। और लिपिड की वजह से फ्लूइडिटी नेचर है उससे, वो इलास्टिक नेचर की है, और इसी वजह से सेल ग्रोथ कर रही है, सेलुलर जंक्शन हो रहा है, सेल ट्रांसपोर्टेशन। इसके लिए जरूरी है फ्लूइडिटी होना। जब ये स्ट्रक्चर मूव करेगी तभी तो यहां से ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, इधर उधर हिलेंगे तभी, और ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ग्रोथ होगी, जंक्शंस बनेंगे। करेक्ट? बात समझ आ गई होगी आपको? तो पूरा जिम्मेदार कौन है? लिपिड है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हालांकि आपके एनसीईआरटी में इतना नहीं है, लेकिन लिपिड 3 तरह की मूवमेंट करता है, आप ये ध्यान जरूर रखना। लेटरल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। 3 तरह की मूवमेंट होती है, लेटरल, रोटेशनल और फ्लिप फ्लॉप। लिपिड में 3 तरह की मूवमेंट होती है। लेटरल क्या है? ये लिपिड है। लेटरल क्या हो गया? एक बार इधर जाएगा फिर एक बार इधर आएगा, दैट इज लेटरल मूवमेंट, यानी ये वाली जो मूवमेंट है दैट इज लेटरल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट कि वो अपने एक्सिस के सराउंडिंग रोटेट होगा, दैट इज रोटेशनल मूवमेंट, यानी ये वाली मूवमेंट रोटेशनल हो गई। और फ्लिप फ्लॉप क्या होती है कि जैसे ये लिपिड मॉलिक्यूल है तो फ्लिप फ्लॉप ये होती है, देखो कि ये वाला एंड नीचे आ जाएगा, ये वाला एंड ऊपर आ जाएगा, ये दैट इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये वाला। करेक्ट? प्रोटीन में लेटरल मूवमेंट होती है और रोटेशनल मूवमेंट होती है। अब बताइए कि क्या नहीं होती इसमें? फ्लिप फ्लॉप नहीं होती, एंड दैट इज द सुपर्ब क्वेश्चन। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन में नहीं होती, ठीक है ना? और एक लिपिड को क्वासी फ्लूइड बोला गया क्योंकि वो प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट करवाता है इस तरह से। इज दैट क्लियर? मुझे जहां तक समझ आया। करेक्ट? समझ आया आपको एकदम अच्छे से? तो ये डायनामिक नेचर के ऊपर मैंने बोल दिया है। अब इसके बाद सेल मेम्ब्रेन एक और काम करती है, एडहेशन, रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन। ये वर्क भी सेल मेम्ब्रेन का है। सेल मेम्ब्रेन की जो ये आउटर सरफेस है, यहां पे रिसेप्टर होते हैं। बोलिए ना बच्चों, क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। और ये रिसेप्टर क्या करते हैं? ये आने वाले किसी भी पार्टिकल को के साथ जुड़ते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसका कम्युनिकेशन कराते हैं, उसको इनलेट कराना, उसको आउटलेट करवाना। ये काम सारा रिसेप्टर का है। और अभी मैंने बताया था कि रिसेप्टर फंक्शन कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, वो रिसेप्टर का फंक्शन करेंगे। अभी बताया ना मैंने आपको। करेक्ट? पक्का विश्वास है मुझे कि समझ आ गया होगा आपको? ओके, मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता, बेसिक बताना चाह रहा हूं। फिर देखो, सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफिलिक नेचर की भी होती है, इसकी आउटर सरफेस, ठीक है? तो ये सेल मेम्ब्रेन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। समझ आ गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको? ओके। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन पर जाएं तो सेल मेम्ब्रेन की अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसका फंक्शन डिस्कस करेंगे, है ना?
तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम सीएम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके फंक्शन तो बता ही दिया मैंने, ट्रांसपोर्टेशन उसका फंक्शन है, लेकिन स्ट्रक्चर अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आप अच्छे से एनसीईआरटी रीड करिएगा, कोई डाउट है तो ऑनलाइन क्लास में लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।